हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 14 की जो यूनिट फर्स्ट है उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें 3 आपको सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेट ए और सेट बी कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेट सी कंप्लीट करते हैं। तो सेट ए में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सेट ए के अंदर। राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स। तो आपको लिखना ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन, मॉड, एएम, जीएम, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे हमेशा क्या करेंगे? द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसको मेजर करते हैं कि जो डाटा जो आपका सेंट्रल में जो इकट्ठा हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन जो है, अलग अलग तरीके करने के, तो इसको सेंट्रल ऑब्जर्वेशन को ये मेजर करते हैं। वाइल कंप्यूटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट। जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम इनमें से क्या चीज़ देखते हैं? द क्लासेज आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, क्लास इंटरवल डिफरेंट हो सकता है। द क्लासेज हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। हाँ, ये हम मान के चलते हैं कि उस क्लास के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी मिड वैल्यू के बराबर है, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। फिर हम उससे एक मिड वैल्यू निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि मीन इज रिजिडली डिफाइंड। तो ये तो होता है, ठीक है, ये तो होता है, मतलब मीन की एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आती है। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ए सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग में अगर फ्लक्चुएशन होती है तो मीन उसे अफेक्ट नहीं होता है। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होगी तो मीन चेंज होता है। तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है। नॉर्मली जो होता है हम मीन को कंसिडर करते हैं जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मीन को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है कि फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें सबसे जो बेस्ट मेजर होता है वो रहता है मीडियन, क्योंकि यहाँ पर जो साइड लास्ट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसका इफेक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ता? मीडियन के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन जो होता है वो ये बताता है कि भाई बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। उसके साइड में आप वैल्यू चेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियन। अगर इवन नंबर होते हैं तो 2 मिड वैल्यू आती है, एक नहीं आती है, लेकिन मीडियन में वैल्यू तो आपको एक ही निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो 2 मिड वैल्यू आती है उसकी एवरेज निकाल देते हैं, द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 मिडल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज़्यादा मतलब हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं? अर्थमेटिक मीन हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। इसमें से कौन यूनिकली डिफाइंड नहीं है, मतलब जिसका एक आंसर से ज़्यादा आते हैं। तो मीन में एक ही आंसर आता है, मीडियन में एक ही आंसर आता है, लेकिन मॉड में आंसर एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन बनेगा मॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो डिफिकल्ट होती है कंप्यूट करने में? तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसमें जो पावर आती है वो 1/n हो जाती है, और n की वैल्यू अगर 4, 5, 6 ऐसे दे दी तो उसकी 1/4, 1/5 वैल्यू निकालनी वो मुश्किल हो जाती है। विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज कंसिडर फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट्स। एवरेज रेट्स अगर निकालने हैं, ठीक है, खाली एवरेज नहीं निकालनी, एवरेज रेट्स निकालने हैं, तो उसमें आप ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन बनेगा बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन में ये टिक करना है, ये दोनों टिक नहीं करने हैं। 12th में कहता है फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा फार्मूला होता है? तो 2 तो आपको यही दे रखे, इसमें मेरे ख्याल जो पहला वाला फार्मूला है यही ठीक है। फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली पता लगा लोगे कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है। मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। क्वेश्चन नंबर 13, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन। वेटेड एवरेज को हम कंसिडर कब करते हैं? इसको कंसिडर जब हम करेंगे तो कहता है कि डाटा आर नॉट क्लासिफाइड होना चाहिए। तो द डाटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हम ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसा होना चाहिए।
ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उनको उनके वेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस मिलती है। तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ये वर्ड का ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। अगर आप फार्मूला देखो, जो फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, ये फार्मूला हमने पढ़ा। लेकिन ये इक्वल्स टू तब हो सकता है जब जो डाटा सेट है आपको उसमें इक्वल वैल्यूज दे रखी हो। अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो इसमें ऑप्शन सी बनेगा। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड यहाँ पर यूज ना करता तो फिर ऑप्शन बनता आपका ए। When a firm measures both profit and loss, which of the following measure of central tendency cannot be considered? अगर किसी फर्म के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए आप उसमें ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, बाकी आप कोई भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि क्वार्टाइल आर द वैल्यू डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू। क्वार्टाइल क्या करता है, जो पूरा डाटा सेट होता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली यूजिंग, क्वार्टाइल्स को जब हम ग्राफिकली डिनोट करते हैं तो हम ऑगिव्स के थ्रू उसको डिनोट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पॉजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इसमें से किस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं? जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं या इसको कैलकुलेट करते हैं तो सभी में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो 18 का ऑप्शन बनेगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाई ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, इनमें से कौन सा जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बनाता है? तो मीन भी बनाता है, मॉड भी, मीडियन भी बनाता है और मॉड भी बनाता है, यानी इसका भी ऑप्शन आएगा डी। Which of the following measure of central tendency is based on the only 50% of the central value? 50% मतलब आधा आधा उसको डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा काम कौन करता है? मीडियन करता है। ये डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो 20 का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद आते हैं हम सेट बी में। तो सेट बी में जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है आपको कि राइट डाउन द सॉरी वो तो इंस्ट्रक्शन हो गई। इफ देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20 एंड 25 देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास हैं, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अगर हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकालते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 आता है। मतलब क्या है कि अगर हम इसका मीन निकालें और उन सब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन को माइनस करके फिर उनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो उसमें आंसर आपका हमेशा 0 आता है। ये प्रॉपर्टीज में हमने ये बात पढ़ी थी। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे गए कि व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है? जो मिडल में वैल्यू आती है वो मीडियन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखना है कि मीडियन निकालोगे, क्वार्टाइल निकालोगे, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको डाटा सेट को ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले इसमें से 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और 11। अब डाटा सेट में आपको 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मतलब इवन नंबर दे रखे हैं। तो इवन नंबर के लिए जब आप मीडियन निकालते हो तो मिडल की जो 2 वैल्यूज़ आती हैं उनकी एवरेज, तो यहाँ से आप इजीली पता है कि आपको मिडल में यही 2 वैल्यू आएंगी। अब इनकी आप एवरेज निकालोगे तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 7। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा हमारा बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलें। अगर थर्ड में कहता है कि भाई व्हाट इज द मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू मतलब मॉड क्या होगा? तो मॉड होता है जो डाटा सेट में सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, वो मॉड होता है। तो यहाँ पर इसमें ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ये देखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 10 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 बार आ रहा है, और कोई है यहाँ पर जो 2 बार आ रहा है? और कोई भी नहीं है, सारे सिंगल सिंगल आ रहे हैं। तो यही ऑप्शन, यही हमारा आंसर आ गया थर्ड का बी। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर 8, 24 एंड 40। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन के अंदर तीनों जो या 3 दे रखे हैं तो 3 से कर देंगे, 4 दे रखी है तो 4 के हिसाब से करेंगे। तो जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर कर देते हैं 1/3। अगर 3 है तो पावर 1/3, 4 है तो पावर 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है।
देखो 8 का अगर आप क्यूब रूट करोगे, इस 8 का मैं अलग अलग कर दूं, अगर इसके फैक्टर कर दे, 8 के फैक्टर बन जाएंगे, जिसके फैक्टर आपके 3 3 बन जाएंगे उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 24 के बना लेते, 2 2 2 और 40 के बना देते हैं, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर देखो ये 3 का पेयर बना हुआ है, ये भी 3 का पेयर बना हुआ है, ये भी 3 का पेयर बना हुआ है, ये तो आ जाएगा बाहर। बाहर आएगा तो एक ही बार लिखना है, 2 2 और 2। अंदर क्या रह गया, 3 रह गया और 5 रह गया। तो ये बन गया आपके पास 8। और इसको लिखने का एक और तरीका ये होता है, 5 3 जा 15 आ गया। और ये जो क्यूब रूट होता है इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, यानी ऑप्शन हमारा इसमें बन रहा है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन के अंदर क्या करना है आपको, जो फार्मूला होता है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आएगी। कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 3। और जो भी डाटा सेट दिया हुआ है उसके रेसिप्रोकल का सम करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल 1/5। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से करेंगे 10, 5 से करेंगे 6। ये 30 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। 15 और 10 25, 25 प्लस में 6 31। तो ये आ गया 90/31। अब 91 को अगर आप 31 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मेरे ख्याल 32 से 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.90 ये आना चाहिए। इससे आप डिवाइड करके चेक करोगे तो ये लगभग यही वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा तो 93 होता, 93 से थोड़ा सा कम है, तो बिना डिवाइड के भी हमें आइडिया लग जाएगा भाई ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर अ 2 नंबर आर दिस एंड दिस, देन द 2 नंबर्स। अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 2 नंबर्स का। तो आपको वो दोनों नंबर बताने हैं। तो ये नंबर बताने के लिए अगर हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखें तो ज्योमेट्रिक मीन से आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि उनका ज्योमेट्रिक मीन अगर 6 है तो मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 36 है, तो सिर्फ हमारे पास यही ऑप्शन बन रहा है। कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके इसका, अब 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो 36 आ गया, तो आंसर आ गया इसका 6। तो 6 आंसर दे रखा है और 2 नंबर है, 2 नंबर है तो स्क्वायर कर दो, 3 नंबर है तो क्यूब कर दो, 4 नंबर है तो फिर पावर 4 बार कर दो। तो उससे आपको पता लग गया भाई अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा 36, वही दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ यही नंबर ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन होता फिर हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल के देख लेते कि वो 6.50 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में कहता है इफ द अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन फॉर द 2 नंबर है 5 and 3.2 रिस्पेक्टिवली, देन द ज्योमेट्रिक मीन विल बी। अब यहाँ पर जो 2 नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, अगर लेकिन इसमें यहाँ पर ना नंबर नहीं पूछे। अगर नंबर पूछे होते तो हम डायरेक्टली समझ सकते थे। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन अगर 5 दे रखा है तो यानी दोनों नंबर का टोटल जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तभी 5 आएगा। तो नंबर अगर दिए होते तो हम देख लेते भाई किसका सम 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो फिर हमें रेगुलर फार्मूले से जाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपको अगर अर्थमेटिक मीन आपको 5 दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया भाई दोनों नंबर का सम को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों नंबर का सम आ जाएगा 10 आपके पास, ये डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप हार्मोनिक मीन आपको दे रखा है 3.2, तो हार्मोनिक मीन जब 2 नंबर का हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर रखेंगे, नीचे आएगा दोनों नंबर का रेसिप्रोकल। अगर नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/y। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 3.2। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आप डायरेक्टली भी अगर इसको याद रखते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। और 2 नंबर का अगर निकालना है तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई या y प्लस एक्स, बात एक ही है।
अब x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 10 है, तो यहाँ पर 10 आ गया, 2 से इसको कैंसिल कर देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 16, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ गया 16। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन में दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो नंबर का आपके पास प्रोडक्ट 16 आ गया है, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी ज्योमेट्रिक मीन बनेगा इसका 4, ऑप्शन बनेगा 7th का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो आपको निकालना है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब आपको, जब क्वार्टाइल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें होता है कि भाई n+1 इंटू में p, क्वार्टाइल निकालो या डेसाइल निकालो, उसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर n कितना है आपके पास, कितनी ऑब्जर्वेशन है, डाटा सेट को लेकिन ऑर्डर में और अरेंज कर लेना, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले 10 आ जाएगा, इसमें ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 10 के बाद फिर 12 होगा, 12 के बाद 15, 16, 18, 20, फिर 23 और 28। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 और 3 8, तो 8 आपको डाटा सेट में नंबर दे रखे हैं। तो 8+1, अब क्वार्टाइल निकाल रहे हो, कौन सा, पहला क्वार्टाइल निकाल रहे हो। क्वार्टाइल क्या करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ जाएगा 1/4, पहला क्वार्टाइल निकाल रहे हो इसलिए 1, दूसरा क्वार्टाइल निकालोगे तो 2/4, तीसरा निकालोगे तो 3/4। तो इसको आप सॉल्व करो, 8+1 9, तो 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये 2.25 आ रहा है। अब ये 2.25 क्वार्टाइल नहीं आ रहा है, 2.25 ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो इसको आप अलग अलग करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस, अब ये जो 0.25 का क्या करते हैं, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये तो आपको पता है कि भाई 2 और 3 के बीच में कोई ऑब्जर्वेशन आनी है। तो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 15 है, सेकंड ये है, इसका जो डिफरेंस है इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है, इसको तो यहाँ 12 रख दो, यहाँ पर आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.75, आंसर आ जाएगा आपका 12.75। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा 8 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th में थर्ड डेसाइल पूछ रहा है। तो वही सबसे पहला काम, तो डाटा सेट को ऑर्डर में अरेंज करो। पहले आप लिखेंगे 9, फिर 10, 10 के बाद 12, 11, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 25, कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब डेसाइल आपको निकालना है, तो सेम डेसाइल कौन सा निकालना है, थर्ड डेसाइल निकालना है। तो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, n+1 इंटू में p। तो यहाँ पर 8+1 और p कितना है, थर्ड डेसाइल निकाल रहे हो तो 3 हो गया। डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 10 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 और 1 9, 9 को 3 से करोगे 27, यानी 2.7 टर्म आ रही है। तो इसमें जो सेकंड टर्म आ रही है प्लस सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस है 11 - 10, इसको मल्टीप्लाई करो 0.7 से। सेकंड टर्म आपके पास 10 है, इसमें प्लस कर देंगे, कितना 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.7। तो 10.70, 9th का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं अलग अलग, और उसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन है, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, एंड हैविंग 50 एंड 60 एज द अर्थमेटिक मीन, और उसके अर्थमेटिक मीन ये दोनों आ गए। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जब निकालते हैं तो फार्मूला होता है हमारे पास n1 इंटू में x1 और n2 इंटू में x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 कितना आपके पास 30 है, उसका मीन कितना है 50 है, तो 30 इंटू 50, n2 20 है और उसका मीन 60 है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये आ गया यहाँ से 15, 6 2 = 12 डिवाइडेड बाय 50।
15 और 20 27, हैंग हो गया, हैंग हो गया। तो यहाँ पर आएगा 2700 आएगा, 2700 को आप 50 से डिवाइड कर लो। तो 2700 को अगर हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं तो 54, तो ऑप्शन आएगा इसमें हमारा सी। ठीक है, 10th का ऑप्शन बनेगा सी, यानी 54 हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोलता है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज ₹10,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज ₹15,000। जो स्किल्ड वर्कर है उनको 15,000 की एवरेज सैलरी मिल रही है, अनस्किल्ड को 10,000 की मिल रही है, और जो कंबाइंड सैलरी अगर हम कर दें तो वो 12,000 आ रही है। यानी कंबाइंड मीन आपको 12,000 दे रखा है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो टोटल परसेंटेज, टोटल हमेशा 100 होता है, तो मान लेते हैं जो स्किल्ड वर्कर है उसकी परसेंटेज हो गई, इसको हम N1 दे देते हैं, इसको मान लेते हैं कि X परसेंटेज है, और N2 हो जाएंगे 100 माइनस X। अब इनकी आपको एवरेज भी दे रखी है सबकी, तो इसमें कंबाइंड मीन वाला फार्मूला लगा दो। N1 को मल्टीप्लाई करो आप X1 मतलब जो पहले वाला मीन है। तो N1 अगर हमने क्या लिया है, स्किल्ड वर्कर लिया है, तो X को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एवरेज सैलरी से, यानी 15,000 से, प्लस, और N2 को हमने अनस्किल्ड वर्कर लिया है तो उसकी एवरेज सैलरी 10,000 है, तो 100 माइनस X को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी दोनों का सम करेंगे तो 100 ही आएगा। ये X से X कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कंबाइंड मीन कितना दे रखा है इसका, 12,000। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ गया आपके पास 15,000X, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो आ जाएगी, यानी 10 लाख हो गया, माइनस 10,000X इक्वल्स टू 12 लाख। अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5,000X, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे, 12 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख, 3 जीरो कैंसिल कर दो, 5 से इसको काटो तो आ जाएगा आपके पास 40%। जो स्किल्ड वर्कर है वो 40% है, यानी 11th का ऑप्शन बन जाएगा ए। 12th में कहता है इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, ये दोनों के हार्मोनिक मीन है, एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, ये N1 और N2 हो गया, देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। जो कंबाइंड हार्मोनिक मीन होता है उसका फार्मूला होता है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 अपॉन H1 N2 अपॉन H2। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है तो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन उसका रेसिप्रोकल करते हैं, पूरे का रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जो डाटा सेट होता है उसका भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो वही तरीका यहाँ भी लगाना है। तो N1 आपके पास है 15 और 13, N2 13 है, यहाँ पर आ जाएगा 15 अपॉन में हार्मोनिक मीन 75, 13 अपॉन में हार्मोनिक मीन 65, तो 15 और 13 28 हो गया। 15 को इससे कैंसिल करेंगे आप 1/5, इसको करेंगे तो 1/5, यानी 2/5 इधर आ गया, तो 28 अपॉन में 2 अपॉन में जो 5 आ रहा है उसको आप यहाँ पर लिख लो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 70। तो 12th का आंसर बनेगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में हार्मोनिक मीन पूछ रहा है इसका 1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाओ, नंबर ऑब्जर्वेशन 1 से स्टार्ट हो रही है, देखो n तक चल रही है, तो नंबर ऑब्जर्वेशन तो आ गई आपके पास n, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी होती है उनका रेसिप्रोकल का सम करते हैं। तो रेसिप्रोकल कितना आएगा यहाँ पर, इसका 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 3, ऐसे करके लास्ट वाले का रेसिप्रोकल हो गया n। इन सब का सम करना है। तो ये 1 से लेकर n तक का जब हम सम करते हैं तो स्पेशल सीरीज वाले सीक्वेंस सीरीज में हमने पढ़ा था कि इस तरह की जो सीरीज आती है उसका सम होता है n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 जो आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा,
n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 2/n+1। तो 13 का ऑप्शन भी बना हमारा सी। उसके बाद 14th पे चलते हैं। 14th में कहता है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर, ये पहली स्पीड होगी, एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो वापस आता है अपनी उसी जगह पर इस स्पीड से। द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन की स्पीड आपको बतानी है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, आने और जाने का सेम हो रहा है, तो डिस्टेंस जब आने जाने का सेम होता है तो उसमें जो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप डायरेक्टली अगर याद करो तो सीधा लिखो कि एवरेज स्पीड जो होती है वो हार्मोनिक मीन के बराबर होती है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड्स। ठीक है, नहीं तो आपको इनके डिस्टेंस के हिसाब से फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप सीधा हार्मोनिक स्पीड यहाँ पर आप याद रखो कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, डिस्टेंस आने जाने का बराबर है, तो हार्मोनिक मीन निकाल दो। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्योंकि 2 डाटा सेट है आपके पास, तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, 1/x 1/y, फिर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके ही ऊपर आता है। अभी पीछे हमने 2 क्वेश्चन पहले करा था। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी कितनी, x की वैल्यू है 500 और इसकी 700, नीचे आ जाएगा 500 प्लस 700, 2 5 ज़ा 10, 1000 ये हो गया, इंटू में 700, नीचे 7 और 5 12, 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो ये हो जाएगी कैंसिल। अब 4 से और काट सकते हो आप इसे, 1750 को 3 से कर दो डिवाइड, तो देखो कौन सा आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो यही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा सबसे पहले और किसी में 5 आ नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, आंसर आ रहा 14 का बी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्टीन में कहता है कि इफ़ ए वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू, वेरिएबल आपको ये दे रखे 1 2 3 4 5 विथ फ्रीक्वेंसी एज 1 2 3 4 5, देन व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। तो क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी होती है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का xi और fi दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्लस 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है और 5 5 बार है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब इनका सम करेंगे 1 2 3 4 5 का, 5 4 9 3 12 और 3 15, इसका सम आ गया 15। तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 4 9 16 और 25, इनको ऐड करो, 16 और 9 25 हो गया, 25 25 50 और 5 55, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 11/3 दे रखा है ऑप्शन में, तो 11/3 पे छोड़ देंगे 15th का ए। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बताया कि भाई 2 वेरिएबल है हमारे पास, x और y, और वो दोनों आपस में इससे रिलेट करते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ x इज़ 20, x का मीडियन 20 है तो y का मीडियन क्या है, तो जो ये रिलेशन है उस रिलेशन में आप क्या करोगे, y ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ मीडियन। रिलेशन सारा वही का वही रखना है आपको। ठीक है, जो मीन पूछा होगा तो यहाँ पर मीन लगा दो, मीडियन पूछा होगा मीडियन लगा दो, मॉड पूछा होगा तो मॉड लगा दो। तो अब आपको y मीडियन निकालना है। x मीडियन आपको दे रखा है कितना, 20, तो यहाँ पुट करो आप 20 -3, तो 22 ज़ा 40, 40 -3 कितना हो गया, 37। आंसर आ गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल u एंड v आर गिवन बाय दिस, ये रिलेशनशिप आ गया इसका। एंड इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ u इज 10, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ v क्या होगा, तो उस फार्मूले के अंदर आप क्या करो, u फिर इसका अर्थमेटिक मीन प्लस v का अर्थमेटिक मीन प्लस 7, ये रिलेशन बन गया। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ u आपको दे रखा है 10, तो इसकी जगह पर आ गया 10, ये आपको निकालना है।
तो 10 टू ज़ा 20 प्लस 7 27 हो गया। तो अर्थमेटिक मीन आ रहा है हमारे पास, उधर ले जाएंगे तो -27। तो इसका ऑप्शन बन गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है आपसे कि x एंड y आर रिलेटेड टू दिस एंड मॉड ऑफ द x इज नोन टू बी 23। x का मॉड दे रखा है, y का मॉड निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन, तो यहाँ पर x का मॉड हो जाएगा -y मॉड -10 इक्वल्स टू 0। तो x मॉड आपको दे रखा है 23, y मॉड हमें फाइंड करना है। इस -y मॉड को उधर ले जाओ, 23 - 10 आ गया 13 आंसर। तो ऑप्शन बन गया इसका बी। If geometric mean of x is 10 and geometric mean of y is 15, then geometric mean of x and y। x का ज्योमेट्रिक मीन ये है, y का ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो x y का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू में 15, तो कितना आ गया आंसर आपके पास 150। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y इज 150। ठीक है, यानी आंसर बन गया इसका ए। Question number 20. If the AM and geometric mean of 10 observation are both 15, then the value of arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही आपको 15 दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही आपको 15 दे रखे हैं। तो जो हार्मोनिक मीन क्या आएगा? तो हार्मोनिक मीन भी इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों बराबर होंगे अगर डाटा सेट सारा इक्वल होगा। ठीक है, नहीं तो जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है वो ऐसे हम लिखते हैं, और एक तरीका ये भी हो सकता है लिखने का। तो ये यहाँ पर ये इक्वल्स टू का साइन तब लगाना होता है जब डाटा सेट सारा इक्वल होता है, तब ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल आएंगे। लेकिन अगर डाटा सेट डिफरेंट है तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन भी 15 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन भी 15 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये भी बराबर ही आएगा। तो हार्मोनिक मीन बनेगा इसका भी 15। तो इसलिए जो सेक्शन सेट ए और सेट बी इस एक्सरसाइज के वो हमने कंप्लीट कर लिए आज। अगले एक्सरसाइज में हम बात करेंगे इसके सेट सी के क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।